हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम, जहां हम डिस्कस करेंगे इसके मीनिंग्स, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टोटलिटेरियनिज्म को हिंदी में सर्वाधिकारवाद कहा जाता है। ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें पावर किसके पास कॉन्सेंट्रेटेड होती है? एक सिंगल सेंटर के पास कॉन्सेंट्रेटेड होती है। ये सिंगल सेंटर एक लीडर भी हो सकता है या एक पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है। तो उस सेंटर के पास सारी पावर्स कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं। गवर्नमेंट टेक्स टोटल सेंट्रलाइज्ड स्टेट कंट्रोल एंड रेगुलेट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जो सरकार होती है ऐसे सिस्टम में, उसका पूरे तरीके से कंट्रोल होता है इंडिविजुअल पे। पब्लिक हो या प्राइवेट लाइफ, एक व्यक्ति की लाइफ का हर एस्पेक्ट स्टेट कंट्रोल में होता है। एंड दैट्स द रीजन इट इज द ऑपोजिट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। डेमोक्रेसी में तो जनता बताती है लीडर को कि क्या करना चाहिए, और टोटलिटेरियनिज्म में एक लीडर बताता है लोगों को कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें कंट्रोल किसके पास है? लीडर के पास है। लोग जो हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते, लोगों को तो लीडर खुद कंट्रोल करता है। स्टेट की पावर को यूज किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा अपनी ऑफिशियल आइडियोलॉजी को सिटीजन्स पर इम्पोज करने के लिए। तो स्टेट कई तरीकों से पावर का यूज करती है ताकि अपनी आइडियोलॉजी को सिटीजन्स पर इम्पोज किया जा सके। और इस पॉलिटिकल सिस्टम को पॉपुलैरिटी मिली थी ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। हालांकि ये प्रेवलेंस में 19th सेंचुरी से है। एंड इवन थिंकर्स लाइक हॉब्स, उन्होंने 17वीं शताब्दी में बात करी थी एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की। इस टर्म को कॉइन किया गया था बेनितो मुसोलिनी द्वारा 1926 में। मुसोलिनी इटालियन डिक्टेटर थे जिन्होंने इटली में एक फैसिस्ट स्टेट को एस्टैब्लिश किया। हालांकि उन्होंने जो टर्म कॉइन किया था दैट वाज नॉट टोटलिटेरियन बट टोटलिटेरियो। इस शब्द का प्रयोग उन्होंने जो अपनी नई स्टेट एस्टैब्लिश करी थी इटली की, उसको डिफाइन करने के लिए किया था, जिसको उन्होंने फर्दर डिस्क्राइब किया था एज ऑल विद इन द स्टेट, नन आउटसाइड द स्टेट, नन अगेंस्ट द स्टेट। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि टोटलिटेरियो शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो जियोवनी एमेंडोला ने किया था 1923 में। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटलिटेरियनिज्म वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज किया गया था ऑस्ट्रियन राइटर फ्रांज बॉर्कनाउ द्वारा अपनी बुक द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में, जो कि पब्लिश हुई थी 1938 में। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है टोटलिटेरियनिज्म से रिलेटेड। और इस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिला है इटली में, जर्मनी में एंड फ्रांस में। इटली में इसे फैशिज्म कहा गया, जर्मनी में इसे नाजिज्म का नाम दिया गया, और फ्रांस में इसे बोनापार्टिज्म से रेफर किया गया। तो यही रीजन है कि क्यों ये पॉपुलराइज हुआ था ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के दौरान ही ये टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम्स एस्टैब्लिश हुए थे, एंड दैट्स हाउ टोटलिटेरियनिज्म पॉपुलर हुआ। Now let's understand the totalitarian political system by understanding its features. फीचर्स में हमने इसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। इससे आप ये समझ पाएंगे कि टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम में पावर किसके पास होती है, कैसे ये फंक्शन करती है, कंट्रोल किसके पास होता है। तो हम पूरी वर्किंग को समझ लेंगे इन फीचर्स के थ्रू। द फर्स्ट फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ अ डायनामिक लीडर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है टोटलिटेरियनिज्म का। एक ऐसा लीडर जो लोगों को यूनाइट करता है अपनी आइडियोलॉजी के तहत, लोगों से सपोर्ट लेता है अपनी पॉलिसीज के लिए, अपनी आइडियोलॉजी के लिए, थ्रू द यूज ऑफ फोर्स और विल। या तो वो बल का प्रयोग करता है या वो विल का प्रयोग करता है। विल इज इच्छा। ऐसा लीडर एक बहुत ही अच्छा ऑरेटर होता है, बहुत ही अच्छी स्पीचेस देता है, लोग उससे प्रभावित होते हैं, लोग उसको एक भगवान का दर्जा भी दे देते हैं। उसकी छवि ऐसी बनाई जाती है लोगों के दिमाग में कि उनको लगता है कि ये लीडर तो कभी गलत ही नहीं हो सकता है। तो लोग इसीलिए उसका सपोर्ट करने लगते हैं, या जो उसको सपोर्ट नहीं भी करते हैं उनसे जबरदस्ती थ्रू द यूज ऑफ फोर्स सपोर्ट करवाया जाता है। ये जो लीडर होता है ये किसी पार्टी को भी बिलोंग कर सकता है या ये मिलिट्री से भी हो सकता है। देयर इज नो टॉलरेंस फॉर ऑपोजिशन और क्रिटिसिज्म।
आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट को या लीडर को, किसी भी प्रकार की ऑपोजिशन नहीं होती है। गवर्नमेंट की या लीडर की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऑपोजिशन भी हो रहा है तो पुलिस को यूज किया जाता है ताकि ऐसे ऑपोजिशन को खत्म किया जा सके, उसे नष्ट किया जा सके। अपोज करने वाले जो होते हैं वो स्टेट के एनिमी बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। स्टेट जो है वो इसमें एक एंड होता है, इंडिविजुअल एंड नहीं होता है, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट एंड नहीं होते हैं, बल्कि स्टेट जो है वो एंड होता है और इंडिविजुअल सिर्फ इसमें एक मीन्स की तरह होता है, एक माध्यम की तरह होता है। देखिए ऐसे सिस्टम में ना स्टेट, सोसाइटी, नेशन, गवर्नमेंट, इन चीजों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता, ये सब एक ही होते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक ही सिंगल सेंटर कंट्रोल करता है। तो अगर हम स्टेट वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो रेफर टू द गवर्नमेंट एंड दैट कैन ऑल्सो रेफर टू द नेशन। तो इसीलिए इसमें जो स्टेट इंटरेस्ट होता है या नेशनल इंटरेस्ट होता है वो सुप्रीम होता है, और इसमें जो रूलर होता है या जो लीडर होता है वो ये दर्शाता है कि जो उसका अपना इंटरेस्ट है या उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी का जो इंटरेस्ट है, उसकी जो आइडियोलॉजी है, वो ही स्टेट का इंटरेस्ट है या वो ही नेशनल इंटरेस्ट है। देयर इज स्टेट कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल्स, उनको बेसिक लिबर्टीज भी नहीं मिलती हैं। डेमोक्रेसी में जो अलग अलग राइट्स होते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, फ्रीडम टू ट्रैवल, इस तरह की जो लिबर्टीज होती हैं वो डिनाइड होती हैं। देयर इज डोमिनेंस ऑफ एन आइडियोलॉजी, इस पॉलिटिकल सिस्टम में एक सेट ऑफ आइडियाज होते हैं जिनका एक डोमिनेशन होता है। रूलर की जो आइडियोलॉजी होती है वही स्टेट की आइडियोलॉजी होती है, सभी लोगों को उसको एक्सेप्ट करना होता है। लेट्स से जैसे नाजिज्म था, उसमें हिटलर ने सपोर्ट किया था कि जूस जो हैं उनका खात्मा करना होगा, तो दैट ऑल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ एन आइडियोलॉजी। और जो स्टेट के गोल्स होते हैं वो भी उस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। इट ग्लोरिफाइज द नेशन एंड नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का यहाँ पर मतलब ये है कि नेशन इज सुप्रीम टू एवरीवन एल्स, नेशन इंडिविजुअल से भी ज्यादा सुप्रीम है क्योंकि नेशन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ऐसा मानना होता है टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम का। एक इंसान को अपने आप को डेडिकेट करना होता है टुवर्ड्स द नेशन, बट एक्चुअलिटी में उसको अपने आप को किसको डेडिकेट करना है? टुवर्ड्स द रूलर, क्योंकि वो ऐसा दिखाता है कि उसकी जो आइडियोलॉजी है वही नेशन की आइडियोलॉजी है। सो नेशन इज फर्स्ट एंड सिटीजंस आर सेकंड, और नेशनलिज्म होता है रूलर की आइडियोलॉजी को कमिट करना। देन देयर इज स्टेट कंट्रोल ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का हर एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेट द्वारा ही ओन्ड होती है, इसलिए हमने कहा था कि इस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेट, सोसाइटी, नेशन, इन चीजों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है। सो सोसाइटी की जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे बिजनेस, लेबर, हाउसिंग, एजुकेशन, रिलीजन, आर्ट्स या कोई यूथ ग्रुप्स हो गए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो लोग कार्य करते हैं वो उस पार्टी के ही एजेंट्स होते हैं या उनकी कमिटमेंट होती है टुवर्ड्स द आइडियोलॉजी ऑफ दैट पार्टी या रूलर। सो एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझना चाहें तो जर्मनी का एग्जाम्पल ले लीजिए कि जो नाजी जर्मनी था उसमें जितने भी इंस्टीट्यूशंस रहे होंगे, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, इन सब इंस्टीट्यूशंस पे कंट्रोल किसका होता था? स्टेट का। नेक्स्ट फीचर इज रिगार्डिंग द राइट्स। राइट्स का अब इसमें क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द रूलर्स विशेस। सिर्फ वही राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं इसमें जो रूलर चाहता है। इन एक्चुअलिटी ऐसे ही राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि स्टेट के लिए अच्छे हों या स्टेट के लिए बेनिफिशियल हों। लेट्स से कि एक राइट बना दिया जाए कि सिटीजंस हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स, तो सच काइंड ऑफ अ राइट इज बेनिफिशियल फॉर द स्टेट और द रूलर। तो ऐसे राइट्स जरूर प्रोवाइडेड होते हैं। द गवर्नमेंट कंप्राइजेस ऑफ द रूलर। जो रूलर होता है या पॉलिटिकल पार्टी होती है उसी से गवर्नमेंट बनती है। सरकार के पास जो पावर्स होती हैं वो किसके द्वारा एक्सरसाइज की जाती हैं? लीडर्स द्वारा या पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, जिसके पास सारी पावर होती है, सारे इंस्टीट्यूशंस उनके अंडर होते हैं। इट सपोर्ट्स मोनोलिथिक सोसाइटी। मोनोलिथिक सोसाइटी क्या होती है? मोनोलिथिक सोसाइटी का मतलब होता है एक लीडर, एक पार्टी, एक आइडियोलॉजी, एक सरकार, एक रूल। मतलब ना अलग अलग पार्टीज होती हैं, ना अलग अलग आइडियोलॉजीज को ग्रो करने दिया जाता है,
That is what monolithic society is. Use of force to command obedience and instill fear among the people. लोगों से ओबीडियंस लेने के लिए फोर्स का या बल का प्रयोग किया जाता है, उनके माइंड में एक फेयर क्रिएट किया जाता है। इस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम में जो पुलिस होती है वो सरकार का या स्टेट का ही एक इंस्ट्रूमेंट होती है, और पुलिस का प्रयोग लोगों पे स्पाई करने के लिए भी किया जाता है, यानी कि लोगों की जासूसी के लिए भी पुलिस का प्रयोग किया जाता है। ऑपोजिशन को क्रश करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, एंड टू इवन परसिक्यूट द पीपल। जो अपोज कर रहे हैं उनको मारने के लिए भी उनका प्रयोग किया जाता है। फोर्स जो होती है वो आधार होती है इससे पॉलिटिकल सिस्टम का। इस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम में एक सीक्रेट पुलिस भी होती है जो कि रूलर का या डिक्टेटर का प्रोटेक्शन करती है, इंटेलिजेंस का कार्य करती है। फिर आता है यूज ऑफ प्रोपेगेंडा एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड मास मूवमेंट्स। प्रोपेगेंडा का यूज किया जाता है, लीडर की एक हीरोइक इमेज क्रिएट की जाती है। प्रोपेगेंडा के थ्रू ये दर्शाया जाता है कि लीडर तो एक हीरो है, वो एक भगवान की तरह है, वो कभी गलत नहीं हो सकता है। स्टेट खुद स्पॉन्सर करती है ऐसी मूवमेंट्स को और ऐसे प्रोपेगेंडा को, जिसके थ्रू ये लोगों के माइंड में बात डाली जाती है कि जो रूलर है वो अच्छा कार्य कर रहा है। दूसरे जो पॉलिटिकल रजीम्स एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, फॉल्स स्टोरीज भी क्रिएट की जाती है कि कैसे जो दूसरे सिस्टम्स हैं वो एक फेलियर है और जो रूलर का रजीम है वो एक सक्सेस है। और इसके लिए मीडिया का भी यूज किया जाता है, यूसेज ऑफ मीडिया टू स्प्रेड प्रोपेगेंडा। मीडिया वही चीजें रिपोर्ट करती हैं जो कि अलाउड होता है, बेसिकली स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया होता है। इट इज डिक्टेटोरियल इन नेचर। ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ये नेचर में डिक्टेटोरियल है, और इसलिए जो रूलर होता है उसे डिक्टेटर भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो सारी पावर्स हैं वो एक रूलर के पास है। दिस इज व्हाई द सिस्टम इज डिक्टेटोरियल इन नेचर। नेक्स्ट फीचर इज नो फेथ इन इंटरनेशनलिज्म। इंटरनेशनल कोऑपरेशन में ये बिलीव नहीं करता है, ये कहता है कि नेशनल इंटरेस्ट ही सुप्रीम है। इंटरनेशनल लेवल पे तो सिर्फ वॉर ही होनी चाहिए, ये किसी भी तरह इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करता है। देन देयर इज नो रोल ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग। लोगों का कोई रोल नहीं होता डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कौन करता है? डिसीजन मेकिंग जो है, जो स्टेट को कंट्रोल करता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है या वो कोई रूलर है, वो डिसीजन मेकिंग करता है। देयर इज एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड रूल ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ तो होगी ही नहीं, लॉ कैसे सुप्रीम हो सकता है? यहाँ तो जो रूलर है वो सुप्रीम है। जुडिशरी बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं होती, जुडिशरी भी अंडर स्टेट कंट्रोल होती है, तो वो ऐसी ही जजमेंट्स देंगी जैसा कि स्टेट चाहती है। यूज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू स्प्रेड आइडियोलॉजी टू चिल्ड्रन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का यूज किस लिए किया जाता है? अपनी आइडियोलॉजी को चिल्ड्रन तक पहुंचाने के लिए। तो उनको वही चीजें पढ़ाई जाती हैं सिलेबस में जो कि स्टेट चाहता है। देन कम्स इंडोक्ट्राइनेशन। इंडोक्ट्राइनेशन का मतलब होता है किसी को ये टीच करना कि एक पर्टिकुलर आइडिया, ओपिनियन या बिलीफ सही है और दूसरा जो आइडिया है वो बिल्कुल गलत है। तो इंडोक्ट्राइनेशन का यूज किया जाता है ये स्प्रेड करने के लिए कि जो अपनी आइडियोलॉजी है, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड आइडियोलॉजी, सिर्फ वही सही है और बाकी दूसरी सभी आइडियोलॉजीज गलत है। डिसेंट इज नॉट टॉलरेटेड। किसी भी प्रकार का डिसेंट या विरोध टॉलरेट नहीं किया जाता है। पुलिस के थ्रू, फोर्स के थ्रू उसे क्रश कर दिया जाता है। सेंसरशिप होती है, लोगों को इम्प्रिजन भी कर दिया जाता है, जेल में भी डाल दिया जाता है अगर वो कुछ अपोज करने की कोशिश करते हैं। देन देयर इज स्टेट कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी में भी स्टेट का कंट्रोल होता है, जैसा चाहे वैसी इकोनॉमी वो बनाते हैं। स्टेट का ना प्रयास होता है कि कोई भी सिटीजन बहुत ज्यादा अमीर ना बन पाए, इसलिए उसकी कोशिश रहती है कि लोगों को प्रिवेंट करना ज्यादा रिच बनने से। तो उनकी जो रोजमर्रा की जरूरतें, जो एसेंशियल जरूरतें हैं, उनको तो स्टेट खुद ही मीट कर लेती है ताकि लोग जो थोड़ा बहुत मिल रहा है उसमें सेटिस्फाइड रहे और ज्यादा एम्बिशियस ना बने, ज्यादा रिच होने की कोशिश ना करें। सो लेट्स से फूड फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, छोटे मोटे घर दे दिए लोगों को ताकि लोग कंप्लेन ना करें। दिस इज हाउ इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड इन दिस पॉलिटिकल सिस्टम।
इकोनॉमी पे इसलिए भी कंट्रोल होता है स्टेट का क्योंकि जो स्टेट है उसको अपनी एक पुलिस मेंटेन करनी होती है या सॉर्ट ऑफ मिलिट्री भी मेंटेन करनी होती है। उन गोल्स को मीट करने के लिए काफी सारा पैसा चाहिए, इसलिए वो इकोनॉमी को भी कंट्रोल करते हैं। तो ये थी टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम के फीचर्स। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है। फीचर्स को समझ लेने के बाद अब हम इस सिस्टम के डीमेरिट समझ लेते हैं। द फर्स्ट डीमेरिट ऑफ टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम इज दैट इट इज एंटी डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी का ऑपोजिट तो ये होता ही है, बिकॉज इट इज नॉट रूल ऑफ द पीपल बट रूल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और रूल ऑफ द रूलर और लीडर। ये मोनोथेटिक होता है, वन लीडर वन नेशन के प्रिंसिपल पे बिलीव करता है and is completely against the democratic principles. इसमें एक पार्टी का कंट्रोल होता है over all other aspects। जो रूलिंग पार्टी होती है वो सब कुछ कंट्रोल करती है। एक इंडिविजुअल की पब्लिक लाइफ, उसकी प्राइवेट लाइफ, एवरी एस्पेक्ट इज कवर्ड बाय देम। ना ही इसमें सिटीजन्स को प्रॉपर राइट्स और लिबर्टी मिलती है। लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं अपने राइट्स को अवेल करने के लिए। अनलाइक डेमोक्रेसी, उनके पास चॉइस नहीं होती है कि वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी को वोट कर सके, अपनी फेवरेट पार्टी को चूज कर सके, या डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार को बदल सके या उसको क्रिटिसाइज कर सके। एंड इट इज वायलेंट एज वेल, which we have already discussed. There is no space for toleration and dissent. विरोध की कोई जगह नहीं होती है, इसमें सेंसरशिप भी होती है। उसको एक प्रोपेगेंडा की टूल की तरह यूज किया जाता है। People are brainwashed. लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। उनके दिमाग में ये चीजें डाली जाती है कि जो सुप्रीम लीडर है वो कभी गलत नहीं हो सकता। जो रूलर की आइडियोलॉजी है वो पूरे देश की आइडियोलॉजी है, वो ही लोगों की आइडियोलॉजी होनी चाहिए। Then it glorifies the nation. इंटरनेशनलिज्म की बजाय ये नेशन पर फोकस करता है। ये कहता है कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सर्वोपरि है, वो सबसे बेस्ट है, सबसे ऊपर है। It decreases political participation as well. Political participation इसमें अपने आप कम हो जाता है। People are not able to participate in different political activities and different political processes. क्योंकि इनपुट्स और आउटपुट्स पे तो कंट्रोल ही टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का होता है। ना प्रॉपर्ली लोग अपनी डिमांड रख पाते हैं सिस्टम के सामने, ना ही वो अपोज कर पाते हैं सरकार की पॉलिसीज एंड लॉज को। तो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो भी खत्म हो जाता है इन प्रक्रियाओं में। These are the demerits of the system. Totalitarian political system की merits क्या हैं? The first advantage is that it leads to a strong government. Totalitarian political system में government strong इसलिए होती है because it's centralized, सारी powers इसके पास होती हैं, plus कोई opposition नहीं होता है जो इनकी policies को criticize कर सके। वो जैसी चाहे पॉलिसीज बना सकती है, उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकती है। They are not afraid of anything. This leads to a strong government. Next advantage is that it is stable. Totalitarianism काफी समय के लिए एस्टैब्लिश रहता है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सरकारें कुछ समय बाद बदलती रहती हैं क्योंकि उसमें टाइमली इलेक्शंस होते हैं। बट टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है, एक बार जो पावर में आ गया वो पावर में बना ही रहता है अनटिल अनलेस कोई रिवोल्ट ना हो, कोई रेवोल्यूशन ना हो। इससे क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम को एक स्टेबिलिटी मिलती है। और क्योंकि इस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम एक लंबे समय तक के लिए चलता है, इसमें पॉसिबल हो जाता है गवर्नमेंट के लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स को बना पाना। वो 20 साल के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं, वो 10 साल के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं, वो अगले 15-20 साल के लिए, कितने के लिए भी वो प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज दैट इट इज हेल्पफुल इन टेकिंग क्विक डिसीजंस, क्योंकि ज्यादा एक्टर्स भी इन्वॉल्व नहीं होते डिसीजन मेकिंग में। जिस सेंटर के पास पावर कॉन्सेंट्रेटेड है उन्होंने ही डिसीजंस लेने हैं। तो इंस्टेड ऑफ कंसर्निंग देमसेल्व्स विद द पब्लिक ओपिनियन कि लोग क्या सोचते हैं या पॉलिटिकल ओपोनेंट्स क्या सोचते हैं, वो इन चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, क्विक डिसीजंस लिए जा सकते हैं। लेट्स सपोज कि कोरोना वायरस जैसा कोई पैंडेमिक हो जाता है हाइपोथेटिकली विद इन अ टोटलिटेरियन स्टेट, तो लीडर इजीली बोल सकता है लोगों को कि फेस मास्क पहनो और होम क्वारंटीन करो
और लोग उसके बारे में आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे, ना वो रिटेलिएट कर पाएंगे, ना उस डिसीजन को अपोज कर पाएंगे, बिकॉज ऑपोजिशन तो अलाउड ही नहीं है किसी भी तरीके की। नेक्स्ट एडवांटेज इज फास्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड एडहेरेंस टू लॉज एंड पॉलिसीज ड्यू टू नो ऑपोजिशन। क्योंकि ऑपोजिशन नहीं होती है, लॉज को भी बहुत फास्टली इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और लोग भी इजीली लॉज को फॉलो करते हैं, पॉलिसीज को फॉलो करते हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ ऑपोजिशन, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड एट ऑल। अगर एक रूलिंग पार्टी डिसाइड कर लेती है कि उन्हें एक लॉ बनाना है तो वो इजीली पास हो जाएगा। ना तो कोई अपोज करने वाली पार्टी होगी, ना ही इंडिविजुअल्स होंगे जो उनके अगेंस्ट बोले। फिर उसके बाद आता है रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव। डेमोक्रेसी में तो टाइमली इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल बाद या हर 4 साल बाद। इसमें ऐसा नहीं है। तो इलेक्शंस जैसी चीजों पर होने वाला जो खर्चा है वो टोटलिटेरियन सिस्टम में नहीं होता है। सो इन दैट वे इट इज रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव। तो ये तो थे इसके कुछ मेरिट्स, एंड वी कैन कंक्लूड दैट दिस सिस्टम हैज मोर डिसएडवांटेजेस देन एडवांटेजेस। सो दिस वाज द टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती है एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास, जो कि एक रूलर भी हो सकता है या कोई पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है। उनके पास सारा कंट्रोल होता है और किसी भी प्रकार का जो ऑपोजिशन है उसको टॉलरेट नहीं किया जाता है। लोगों के पास बेसिक फ्रीडम नहीं होती है। द सिस्टम इज बेस्ड ऑन फोर्स एंड फियर। सो स्टेट और नेशन इज अबव एवरीथिंग एल्स। यहाँ आपके लिए एक बोनस भी है। टोटलिटेरियनिज्म से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जिसका नाम है द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। इसको लिखा गया था हैना आरेंट द्वारा एंड ये पब्लिश हुई थी 1951 में। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।